हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लघु बीजाणु जनन के बारे में, और उसमें हमने देखा था लघु बीजाणु का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परागकण की संरचना के बारे में। देखते हैं कि परागकण जो उसका फॉर्मेशन हुआ था वो कैसा दिखता है, किस तरह से उसकी संरचना होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब उसका फॉर्मेशन हो जाता है तो कुछ इस तरह से परागकण दिखता है, और जब पोषण प्रदान कर लेता है, परागकण जब पोषण प्राप्त कर लेता है तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। ओके, गोल संरचना हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, परागकण में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के बाद इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं परागकण में। एक बड़ी सी कोशिका जिसको बोलते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। और एक छोटी सी कोशिका बनती है जिसको बोलते हैं जनन कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनरेटिव सेल। ओके, परागकण में समसूत्री विभाजन हो जाता है, दो प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बड़ी सी कोशिका जिसको कायिक कोशिका कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी जो बनती है वो होती है जनन कोशिका, जिसको क्या कहते हैं जेनरेटिव सेल कहते हैं। अब इन दोनों का, इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, जब परागण की क्रिया होती है तो ये जो कायिक कोशिका होती है ये बनाती है परागनली। परागण के समय क्या करती है, कायिक कोशिका परागनली का फॉर्मेशन करती है, और जनन कोशिका क्या करती है, नर युग्मक का फॉर्मेशन करती है। दो नर युग्मक का फॉर्मेशन करेगी। एक नर युग्मक क्या करेगा, अंड कोशिका से निषेचन करेगा, और दूसरा नर युग्मक क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करता है। तो उस तरह के निषेचन को त्रिसंलयन कहते हैं। ओके, तो ये है दोनों कोशिकाओं का काम परागण के समय। ओके, तो अब हम देखते हैं परागण की संरचना कैसी होती है। देखिए, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं होंगी। अब इसके बाहर दो लेयर्स पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं इंटाइन, यानी कि अंताचूल। अंताचूल। ओके, अब बाहर क्या हो रहा है, एक लेयर और पाई जाती है। इस तरह से इसको बोलते हैं बाह्यचूल। एक्साइन। ओके,
परागकण के बाहर दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक होता है इंटाइन अंतःचोल और एक होता है बाह्यचोल यानी एक्साइन। ओके, दो लेयर्स पाई जाती हैं। अब दोनों लेयर्स के बीच में ये जो है हमने यहाँ पर बीच बीच में जगह छोड़ दी थी, ये जो छिद्र होता है इसको बोलते हैं जनन छिद्र। इसी के द्वारा क्या करता है, जो नर युग्मक बनता है वो बाहर आता है और परागण क्रिया के समय अंडकोशिका और ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। ओके, तो ये जनन छिद्र बीच में जगह छूटी हुई होती है वो जनन छिद्र कहलाती है। और यहाँ पर दोनों लेयर्स जो होती हैं उन वो कैसी बनी होती है, किस चीज से, तो अंतःचोल जो होता है वो बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है अंतःचोल। बाह्यचोल जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये इतना टफेस्ट पार्ट होता है कि इसको कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल इसको पचा नहीं सकता है। अगर हम किसी भी परागकण का स्पोरुलिन पा जाते हैं तो हम उसको पता लगा सकते हैं कि पिछले समय में यानी 10, 20 साल, 50 साल पहले कौन सा पौधा पाया जाता था या किस पौधे का ये परागकण है। ओके, इसको इस तरह एक तरह से जो है जीवाश्म भी कहा जा सकता है। जो बाह्यचोल होता है इसको जीवाश्म भी कह सकते हैं। ओके, तो ये है परागकण की संरचना, जिसमें क्या होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। और जो है उसके बाहर दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक तो अंतःचोल एक बाह्यचोल। दोनों किसकी बनी होती हैं, अंतःचोल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि बहुत ही टफ पार्ट होता है जिसको कोई भी केमिकल्स या कोई भी एंजाइम बचा नहीं सकते हैं, और ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ओके, इसके बीच बीच में थोड़ा सा गैप होता है स्पोरोपोलेनिन के। जब इसको देखिए कोई पचा नहीं सकता है तो फिर ये जनन जो कोशिका है वो उसका जो युग्मक होगा वो बाहर निकलेगा कैसे, तो यही जनन छिद्र के द्वारा ये बाहर निकलते हैं परागण के समय। तो ये था संरचना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बीजाणुद्वित और युग्मकोद्भिद क्या होता है। जैसे पराग का संरचना हम देख लिए, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीजाणुद्वित और युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो हमने क्या देखा था कि जो पराग मात्र कोशिका थी, पराग मात्र कोशिका इससे क्या बन रहा था, लघु बीजाणु। ओके, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब लघु बीजाणु में जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो पराग कण बन जाता है समसूत्री। ये था पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु में जब समसूत्री विभाजन होता है तो परागकण बनता है। ओके, तो जब पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रावस्था होती है, इसको बोलते हैं बीजाणुद्वित प्रावस्था। बीजाणुद्वित अवस्था बोलते हैं। और लघु बीजाणु से
परागकण के निर्माण की जो प्रावस्था होती है इसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद प्रावस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था। ओके, अवस्था तो हमको पता हो गई, लेकिन बीजाणुद्भिद कोशिका और युग्मकोद्भिद कोशिका किसको कहते हैं? तो यहाँ पर बीजाणुद्भिद अवस्था ये थी, तो यहाँ पर लघु बीजाणु की जो है बीजाणुद्भिद कोशिका ये परागमात्र कोशिका कहलाती है। ओके, और परागकण की जो है युग्मकोद्भिद कोशिका जो है लघु बीजाणु कहलाती है। ये समझ में आया? अगर बात करेंगे बीजाणुद्भिद कोशिका की तो परागमात्र कोशिका को कहेंगे और युग्मकोद्भिद कोशिका लघु बीजाणु को कहते हैं। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी बनाने में जो है अच्छा लगता है वीडियो। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी जो है वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।